नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। 10 नवंबर 10 दिन 10 टॉपिक। प्यारे मित्रों, एक नया प्लान और एक नया प्रोग्राम के साथ आप सबके साथ में उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आप सबके पास मात्र 10 दिन शेष हैं और 10 दिन बाकी हैं और 10 टॉपिक के साथ आप हर विषय पर 10 टॉपिक लेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अंतरिक्ष विषय पर। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अंतरिक्ष विषय के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आप सबके साथ में सारी चीज़ें नोट करते जाना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग वाले स्क्रीन पर। आप सबको पता है कि जैसा हम लोग विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न कवर करते हैं, पहले प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे इसरो का पूरा नाम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसरो, और पिछली बार इसरो के फुल फॉर्म और इसरो के कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, तो सारे प्रश्न कवर कर लेंगे इसरो पे बेस्ड हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, इसरो का पूरा नाम आप सबको पता होना चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफिस, इंडियन स्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग बताइए अपना उत्तर। बिल्कुल आपका उत्तर जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं भारतीय, लिखते जाएंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्लियर है प्यारे मित्रों। चलिए दूसरा प्रश्न लूंगा आप सबके साथ में, स्पीड के साथ कर रहे हैं और कवर भी करेंगे सारे फैक्ट। इसरो की स्थापना कब की गई थी? अब बताइए जरा। पहला ये जो सेकंड प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पूछ रहा है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए 1965 में, 1967 में, 1969 में या 1971 में? बताइए प्रश्न का उत्तर बताइए, कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताते जाना है और आपको बताना है कि आपने कितने सही उत्तर किए हैं। बताइए जरा, इसरो की स्थापना कब हुई? बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा 1969। 1969 में किसकी स्थापना हुई? इसरो की स्थापना हुई। और इसरो की स्थापना पूरा डेट बताइए जरा कब हुई थी? पूरी डेट भी आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल बताइए इसरो की स्थापना पूरी डेट बताइए। बिल्कुल जब बताते आप इसरो की स्थापना की तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना पूरी याद रखेंगे आप कब हुआ था। 1969 में तो हुआ था, पर डेट बता दीजिएंगे आप। याद रखने का आसान तरीका है 15 अगस्त 1969, 1969। ठीक है, लॉक कर देंगे। थर्ड प्रश्न लेंगे आपके साथ में, इसरो की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी पूछता है कि इसरो की स्थापना किसने की थी। इंदिरा गांधी ने, के सिवान ने, विक्रम अम्बलाल साराभाई ने या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसरो की स्थापना किसने की थी। इसरो का फुल फॉर्म, इसरो की स्थापना और इसरो की स्थापना किसने की थी पूछता है प्रश्न, तो आप बताएंगे विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। क्लियर है, विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। चलिए इसरो का मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसरो का मुख्यालय बताएंगे जैसलमेर में राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे कहाँ है इसरो का मुख्यालय। बिल्कुल दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में है। आप बताएंगे इसरो का मुख्यालय। तो इसरो से संबंधित 4 प्रश्न कर लिए अपन ने। सबसे पहला प्रश्न मैंने बताया कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो के फुल फॉर्म के बाद आप लोग बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब की गई। इसके बाद फिर आप लोग बताएंगे इसरो की स्थापना किसने की और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसके कार्य पर बताते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, लिखना, नोट करना मेरे साथ आप लोग। देखिए इसरो के काम आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे मेरे साथ आप लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष विज्ञान। प्यारे मित्रों, पिछले साल प्रश्न पूछा था कि इसरो क्या काम करता है। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष से जुड़े अन्य क्षेत्रों में काम करता है। मतलब क्या कि अंतरिक्ष से जुड़े अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष से जुड़े अन्य क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पर कुछ और इसके कार्य नहीं है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अंतरिक्ष से जुड़े कार्य कौन करता है? आप बताएंगे इसरो। कौन करता है प्यारे मित्रों? इसरो। इसरो की स्थापना आप बताएंगे 15 अगस्त 1969। किसने की वो भी पता होना चाहिए और इसका मुख्यालय कहाँ है वो भी पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। अब नया प्रश्न देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जैसलमेर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक या श्रीकोटा आंध्र प्रदेश? बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए।
बिल्कुल श्रीहरिकोटा में प्यारे मित्रों, कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अच्छा, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में और नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ में, कुछ चीज़ें नोट करते जाना, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे नोट करेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को पहले SDASC पूर्व में श्रीहरिकोटा रेंज SHAR के नाम से भी जाना जाता था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष केंद्र है। मतलब क्या कि इसरो द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी प्लान किया जाता है, चाहे मिसाइल हो चाहे सैटेलाइट हो, सबको सबसे पहले अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन के द्वारा ही क्या करती इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्राथमिकता के आधार पर किसको रखा जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को। नोट कर लेंगे सारी चीज़ें। चलिए, इसके अलावा और कुछ चीज़ें अपन लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसका आंसर आप लोग क्या कर लेंगे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे लेके चलता हूं आपको मैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया पूछ रहा है। इसके साथ साथ रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। नोट कर लेंगे आप लोग। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया पूछ रहा है, बताइए इसका उत्तर। M विनीता, रितु करिधल, डॉक्टर गीता जैन और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप लोग उत्तर बताएंगे। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया मतलब कौन? याद रखिएगा प्यारे मित्रों, इसका उत्तर रितु करिधल आएंगे। रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर है प्यारे मित्रों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा 7 नंबर। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये एक फैक्ट वाले प्रश्न है जो प्रश्न में आते ही आते हैं पेपर में। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? के सिवान, डॉक्टर गीता जैन, M विनीता, सतीश धवन, किसको बोलेंगे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया? बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल के सिवान साहब। के सिवान साहब को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल को कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, सबको पता है। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे गृहिणियों, कुछ प्रश्न सिंपल भी आते हैं, कुछ प्रश्न टफ भी आते हैं। सारे प्रश्न हम कर रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी बहुत मस्त मस्त फैक्ट करने वाले हैं। आप चांद पर कदम रखने वाला पूछ रहा है प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप सबको पता है वो नील आर्मस्ट्रांग थे। क्लियर है, ये सबको पता है फैक्ट। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे कब रखा था उन्होंने पहला कदम। ठीक, DRDO दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। DRDO को फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में। DRDO को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च रुकिए जरा, इसको नए पेज में लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। DRDO का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। DRDO का फुल फॉर्म देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म है। अच्छा, इसकी स्थापना भी लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ में कि स्थापना कब हुई। नोट करिए मेरे साथ आप लोग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। याद रखेंगे, इसका गठन भारतीय सेना के तकनीक विकास प्रतिष्ठान TDES, रक्षा विज्ञान संगठन DSO और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय DTDP को मिलाकर किया गया था। अच्छा, ये नोट कर लेंगे आप लोग मेरे साथ में। और एक चीज़ और नोट करेंगे, द फादर ऑफ DRDO। प्यारे में तो लिखेंगे द फादर ऑफ DRDO मतलब क्या कि आपके रक्षा अनुसंधान संगठन के पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपके यहाँ भी आ सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को द फादर ऑफ DRDO कहा जाता है। स्थापना याद रखेंगे 1 जनवरी 1958 को। इसरो की स्थापना आप सब बताएंगे 15 अगस्त 1969 को, मैंने बताया था अभी। और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। क्लियर है? चलिए आंसर कर लिए 1958। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे PSLV। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए हैं। अब आपके रॉकेट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लॉन्चिंग व्हीकल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से करना साथियों। मैं बता दे रहा हूं आपको ना, सारी चीज़ें नोट करते जाना। हर चीज़ का अलग अलग चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न देखिए, PSLV से पूछा हुआ है कि PSLV का पूरा नाम बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न प्यारे मित्रों। PSLV बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊंगा, लिखते जाना आप लोग। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लोकेटिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल,
फास्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपने उत्तर बताइए कि पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, बताइए। एक एक करके सारी चीजें करेंगे, सारे लॉन्चिंग व्हीकल करेंगे, ठीक है। अब भी बताइए, पीएसएलवी का पूरा नाम याद रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। प्यारे मित्रों, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इसका फुल फॉर्म तो आपने कर लिया, अब इसका नाम भी तो पता होना चाहिए प्यारे मित्रों। चलिए नोट करेंगे मेरे साथ आप लोग पूरा, इसका आप लोगों के लिए पेज लेके आ गया हूं। चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की, नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ में। इसका हिंदी नाम याद रखेंगे पीएसएलवी का, ठीक। इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर मतलब ध्रुवीय, क्या प्यारे मित्रों, ध्रुवीय, ध्रुवीय क्षेत्र पर। अब ध्रुव कहां पर है आप सबको पता है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब ऐसे क्षेत्रों पर स्थापित किए जाने वाले आपके लॉन्चिंग व्हीकल जो कि आपको कहां तक जाएंगे, ध्रुवों तक जा सकते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहलाते हैं, पीएसएलवी कहलाते हैं, ठीक। अच्छा, पीएसएल के बारे में और जान लीजिए मेरे साथ आप लोग, इसको और जान लीजिए अच्छे से कि इसकी मदद से प्यारे मित्रों, इसकी मदद से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्या बोला मैंने, रिमोट सेंसिंग, लिखते जाना है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता है। मैंने बोला ना, पोलर एरिया में स्थापित किया जाता है, किसको, रिमोट के द्वारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा जो है ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता है। याद रखना, मतलब इसकी सहायता से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को, जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, इनको पीएसएलवी के द्वारा, प्यारे मित्रों किसके द्वारा नोट करेंगे, पीएसएलवी के द्वारा कहां पर स्थापित किए जाते हैं, आप बताएंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों पर स्थापित किए जाते हैं। याद रखेंगे। अच्छा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में, इसमें जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो द्रवीय प्रणोदक तकनीकी में प्रणोदक के रूप में असम्मित डाई मिथाइल हाइड्रोजन, याद रखने क्या प्यारे मित्रों, डाई मिथाइल हाइड्रोजन लिखेंगे मेरे साथ, DMH, डाई मिथाइल हाइड्रोजन लिख लिए, डाई मिथाइल हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड NO4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा आपसे कि पीएसएलवी में किस प्रकार के द्रवीय प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, आप बताएंगे डाई मिथाइल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पीएसएलवी के माध्यम से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भेजा जाता है। पीएसएलवी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे GSLV, प्यारे मित्रों मेरे साथ लिखेंगे GSLV। यह भी एक लॉन्चिंग व्हीकल है पीएसएलवी के साथ साथ में। GSLV का फुल फॉर्म लिखेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, प्यारे मित्रों लिख लिए। अच्छा, ये कहां तक स्थापित किया जाता है, प्रश्न पूछेगा। लास्ट ईयर पूछा प्रश्न है कि यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक स्थापित किए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर, प्यारे मित्रों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित किए जाते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, लिख लिए। इसके प्रथम चरण में, याद रखिएगा, इसके प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, प्यारे मित्रों पूछेगा, ठोस प्रणोदक, प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, और द्वितीय चरण में, फर्स्ट में ठोस प्रणोदक डाले जाते हैं और सेकेंड में द्रव मतलब लिक्विड डाला जाता है, सेकेंड में लिक्विड डाला जाता है, और याद रखिएगा थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछेगा, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है किसके ऊपर, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। पहले ठोस प्रणोदक, दूसरे में द्रव प्रणोदक, और लास्ट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। कितनी ऊंचाई तक रखा जाता है, 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक रखा जाता है, ठीक है। अब एक और नोट करेंगे, SLV3, और एक और है आपका ASLV। मैंने इसके पहले दो बता दिए, PSLV और GSLV, अब ये मॉडर्न ज़माने के हैं। SLV और ASLV ये ओल्ड ज़माने के हैं। SLV3 का नाम याद रखेंगे, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, प्यारे मित्रों क्या याद रखेंगे, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अच्छा, इसको कब स्थापित किया गया वो भी लिखिए, 18 जुलाई
1980 को लिखते जाएंगे 18 जुलाई 1980 को। कुछ चीज़ जो बोलता हूँ उसको नोट करते जाए करिए। 18 जुलाई 1980 को स्थापित किया गया, पहला परीक्षण किया गया, माफ़ कीजिएगा, इसके द्वारा पहला परीक्षण 18 जुलाई 1980 को किया गया। जो भारत की पहली, लिखेंगे, जो भारत की पहली आधुनिक रॉकेट प्रणाली थी, याद रखेंगे हमारी SLV-3 भारत की पहली रॉकेट आधुनिक प्रणाली थी। और याद रखेंगे RS-1 रोहिणी, इसके द्वारा जो भेजा गया था ना वो था RS-1 रोहिणी था, जो कि लगभग 1.2 ईयर्स तक काम करता रहा। क्या प्यारे मित्रों, 1.2 ईयर्स तक काम करता रहा। पहली रॉकेट प्रणाली आधुनिक थी, पहला भेजा गया मिसाइल था RS-1 रोहिणी 1, ठीक है ना, रोहिणी सैटेलाइट था, रोहिणी 1 था। 18 जुलाई 1980 को भेजा गया था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्लियर दोस्तों। चलिए इसके साथ साथ एक और नोट करेंगे, ASLV प्यारे मित्रों नोट करते जाना है सारी चीज़ें। इसका नाम है ऑगुमेंटेड, प्यारे मित्रों ऑगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। अच्छा, ये क्यों आया, याद रखिएगा, इसलिए आया क्योंकि इसमें क्या है, भारी वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। मतलब जो ज़्यादा वेटेज होते हैं ना, ज़्यादा वेटेज के सैटेलाइट होते हैं, उनको पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए ASLV को लाया गया था। ये हो गया आपका पूरे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। कौन कौन से बता दिए मैंने, SLV बता दिया आपके लिए, ASLV बता दिया मैंने आपके लिए, PSLV बता दिया मैंने आपके लिए, और GSLV बता दिया। प्रश्न पूछेगा GSLV कितनी ऊंचाई तक पहुंचाए जा सकते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्लियर रखेंगे। चलिए वापस चलते हैं प्रश्न की ओर। मजा आ गया होगा दोस्तों आप सबको, है ना। चलिए, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया था। देखिए मैंने अभी पूछा था प्रश्न, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, और कब रखा वो भी आप लोग बताएंगे। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप लोग मेरे साथ में, 21 जुलाई 1970, 22 जुलाई 1970, 21 जुलाई 1969, 24 जुलाई 1969। बताइए कब रखा था उन्होंने चांद पर पहला कदम, बताइए मेरे साथ आप लोग। बिल्कुल आप लोग सही उत्तर कर पा रहे हैं, 21 जुलाई 1970 को इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब की गई थी। अब देखो समिति अलग है और संगठन अलग है। पहले समिति बनाई गई थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की समिति बनाई गई थी, फिर बाद में इसरो की स्थापना की गई थी। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जब हम बात करते हैं तो नोट करते जाना आप लोग मेरे साथ में, कि पहले समझिए ऑप्शन देख लीजिए, 1952, 1954, 1970, 1962। ऑप्शन बताइए पहले आप लोग। बिल्कुल 1962 इसका उत्तर रहेगा। नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ में सारी चीजें, समझाते जा रहा हूं। देखिए क्या हुआ था, हमारे जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे ना डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में, प्यारे मित्रों नोट करेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अंतरिक्ष अध्यक्षता में क्या किया गया, 1962 में, प्यारे मित्रों 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च और समिति बोल लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने परमाणु ऊर्जा विभाग, याद रखिएगा प्यारे मित्रों, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। मतलब समिति थी वो सबसे पहले किसके अंतर्गत काम कर रही थी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पहले काम करना शुरू की थी इस समिति के द्वारा। इसके साथ साथ फिर 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। किसका नाम बदल के, परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम बदल के क्या नाम कर दिया गया, इसरो कर दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया। ठीक है। चलिए इसके साथ साथ एक फैक्ट और बोला गया, वर्ष 1972 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयोग स्थापित किया गया, और जो आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया, इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए वापस चलते प्रश्न की ओर। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया
कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो थी वो हमारे विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था 1962 में। क्लियर है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करना प्रारंभ किया था। चलिए प्यारे मित्रों, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करेंगे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया प्यारे मित्रों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात कर रहा है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नाग, त्रिशूल, अग्नि या अप्सरा। अब हम चारों ऑप्शन को ना अच्छे से कर लेंगे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछ रहा है, बताइए आप लोग, मुझे ध्यान से देखेंगे, प्रश्न का उत्तर बताइए। याद रखिएगा, इसका उत्तर रहेगा अप्सरा। प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश की प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। अप्सरा नाम से रखा गया प्रथम परमाणु रिएक्टर को। क्लियर है, चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं। नाग को, त्रिशूल को, अग्नि को और अप्सरा को, सबको देख लें। चलिए एक एक करके समझना, मेरे साथ में नोट करते जाना सारी चीजें। नाग नोट करना, पहले नाग की बात करते हैं। नाग क्या है नोट करेंगे। जब हम नाग की बात करते हैं तो नाग ऐसा किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो भी लिख लीजिए। पिछले बहुत सारे प्रश्न बने थे सिद्धांत वाले पे, लिखेंगे आप लोग। दागो और भूल जाओ प्यारे मित्रों, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है नाग मिसाइल। प्यारे मित्रों, क्या नाग मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। अच्छा, इसकी मारक क्षमता वगैरह तो और देखने कुछ नहीं है, बाकी इतना ध्यान रखो कि दागो और भूल जाओ ये टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ एक और कौन सा है आपका, अग्नि भी लिखेंगे आप लोग, और त्रिशूल भी है ना। अग्नि भी लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में। अग्नि जो है जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जमीन से जमीन पर। अग्नि लिखेंगे, अग्नि जमीन से जमीन पर। प्यारे मित्रों, क्या जमीन से जमीन पर, अग्नि जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है, लिखेंगे अग्नि जमीन से जमीन पर। ठीक है, ये हो गया अग्नि। अच्छा, त्रिशूल लिखेंगे, त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल कैसा प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल याद रखेंगे जमीन से हवा में, प्यारे मित्र पूछता है, जमीन से हवा में वार करती है त्रिशूल। क्लियर है, चलिए ये भी मिसाइल है, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं अप्सरा की। अप्सरा प्रथम परमाणु रिएक्टर हमारे भारत देश का, इसके बारे में लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में, नोट करेंगे अप्सरा के बारे में। अप्सरा प्यारे मित्रों, आप सबको बताया मैंने, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था और BARC बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, अर्थात इसको बनाया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। ठीक, कब स्थापित हुआ था? लिखेंगे 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, और ये 80% तक प्यारे मित्रों शुद्ध यूरेनियम का प्रयोग करता था। किसके रूप में? ईंधन के रूप में 80% तक शुद्ध यूरेनियम का प्रयोग करता था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, 1956 में स्थापना हुई थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। 80% तक शुद्ध क्या करता था प्यारे मित्रों? यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो ये चार ऑप्शन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप सबके साथ में। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बहुत फेमस प्रश्न है और आप सबको पता है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री नरगिस दत्त, प्रतिभा पुरी, बछेंद्री पॉल, कल्पना चावला। बछेंद्री पॉल तो प्रथम क्या थी प्यारे मित्रों, आप सबको पता है, बताइए। 15 नंबर का प्रश्न में बछेंद्री पॉल यदि आपसे पूछे तो क्या होगी? ये तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी ना। कल्पना चावला भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। कब गई थी पहली बार? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से बताएंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न आप सबके साथ लूंगा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? बताइए। त्रिशूल है, INS चक्र है, अग्नि है या नाग है? नाग, अग्नि और त्रिशूल तो मैंने अभी बताया आपको क्या है। ये मिसाइल्स हैं या फिर मिसाइल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, टैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पर यहाँ पर INS चक्र, प्यारे मित्रों INS चक्र क्या है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके साथ में। 17 नंबर प्रश्न। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कब गए थे? बिल्कुल सही है। भारत में जो भारतीय पुरुष थे या फिर भारतीय महिला तो कल्पना चावला, तो प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? राकेश शर्मा थे। कब गए थे आपसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन देखेंगे, अप्रैल 1986, अप्रैल 1987, अप्रैल 1984, अप्रैल 1982। बताइए इसका उत्तर बताइए।
बिल्कुल अप्रैल 1984, प्यारे मित्रों अप्रैल 1984 में गए थे राकेश शर्मा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? अभी बताया था मैंने, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन बताइए, उत्तर बताइए आप लोग। 10 अगस्त 1956, 10 अगस्त 1952, 10 अगस्त 1950, 10 अगस्त 1948। इसका उत्तर बताएंगे, बिल्कुल बताइए उत्तर। इसका उत्तर जाएगा 10 अगस्त 1948। प्यारे मित्रों 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 19 लूंगा आपके साथ में, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपको पता है आर्यभट्ट था। और कब प्रक्षेपित किया गया था आपको याद होना चाहिए, 19 अप्रैल 1975। कब प्यारे मित्रों? 19 अप्रैल 1975 को आप बताएंगे किसको प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आप सबको मैं। बार्क का पूरा नाम पूछ रहे हैं आपसे कि बार्क का पूरा नाम बताइए। मैंने बताया था अभी आपको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बार्क की स्थापना कब की गई थी, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका पूरा नाम तो पता हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूं, क्वेश्चन नंबर 21 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था? वो देखिए मैंने पूछ लिया आपसे प्रश्न, और अब भी बताया था मैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, प्रश्न क्रमांक 22 देखिए जरा ध्यान से दोस्तों। विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है, बिल्कुल सही है, विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह पूछ रहा है। इस प्रश्न का पूरा व्याख्यान करेंगे हम लोग मिलके। शैक्षणिक उपग्रह की बात कर रहे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, प्रथम है और जो कि पूरे विश्व का है ना, एडुसेट इसका नाम है प्यारे मित्रों, एडुसेट, जो कि विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का ऐसा प्रथम शैक्षिक उपग्रह हैं। दूरस्थ शिक्षा में किया जा रहा है इसका उपयोग। प्यारे मित्रों कहाँ किया जा रहा है? दूरस्थ शिक्षा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तथा 2004 में प्रक्षेपित एडुसेट विश्व का पहला शैक्षणिक उपग्रह है। और इसको कब भेजित किया गया था बताएंगे आप? 2004 में। प्यारे मित्रों कब प्रेषित किया गया था? 2004 में एडुसेट को भेजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। रोहिणी उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया? प्रश्न पूछा है कि रोहिणी उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था और कहां से प्रक्षेपित किया गया था, ये भी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन देखेंगे 10 मार्च 1970, 10 जुलाई 1971, 10 अगस्त 1974 या 19 अगस्त 1979। बताइए उत्तर बताएंगे आप लोग इसका। बताइए इसका उत्तर, रोहिणी जो प्रक्षेपास्त्र है या रोहिणी उपग्रह है उसको कब भेजा गया था? बिल्कुल आप लोगों का उत्तर सही हो रहा है। सही उत्तर है आप लोग 19 अगस्त 1979। प्यारे मित्रों लिखेंगे 19 अगस्त 1979 को। कहां से भेजा गया था वो भी लिख लेंगे मेरे साथ आप लोग। रोहिणी को भेजा गया था, लिखेंगे दोस्तों मेरे साथ, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। कहां से प्यारे मित्रों? श्रीहरिकोटा से, सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं। 24 नंबर प्रश्न, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम प्रयोग कब कहां से किया गया था? पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का पहला कब भेजा गया था? पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को, है ना, पृथ्वी नाम की प्रक्षेपास्त्र कब भेजा गया था आपसे पूछ रहे हैं, बताएंगे मेरे साथ आप लोग पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, मार्च 1988 लखनऊ से, फरवरी 1988 लखनऊ से, मार्च 1970 चांदीपुर से, फरवरी 1988 चांदीपुर से। पृथ्वी जो प्रक्षेपास्त्र है इसके बारे में समझना, सारी चीजें बताता हूं आपको मैं। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को प्यारे मित्रों ये जमीन से जमीन पर, लिखिए जमीन से जमीन पे वार करने वाला क्या है? मिसाइल है। जमीन से जमीन पर वार करने वाला मिसाइल है। और साथ में इसका परीक्षण सबसे पहले कहां से किया गया था बताएंगे आप? चांदीपुर से। पर चांदीपुर में कहां से? फरवरी 1988 से। फरवरी 1988 से चांदीपुर से इसको क्या किया गया था? पहला प्रयोग किया गया था। और इसके साथ साथ पृथ्वी 2 आया था, वो भी 350 से 600 किलोमीटर तक वार करता था।
ये चीज़ें आप लोग को नोट करके रखनी है। आगे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 25, आकाश प्रक्षेपास्त्र है। आकाश भी पूछता है, मैंने आपका लगभग 4 या 5 बता दिए हैं, 6वां नंबर है आकाश। आकाश प्यारे मित्रों याद रखना, जमीन से हवा में लिखेंगे आप लोग, जमीन से हवा में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल है। कौन सा? आकाश। क्लियर है? अच्छा, एक और लिख लेंगे, मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ी जा सकती है, मोबाइल के द्वारा भी इसको छोड़ा जा सकता है। किसको? आकाश को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में, देख पा रहे हैं वाली स्क्रीन पर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हाँ, अग्नि प्रक्षेपास्त्र मैंने अभी बताया था अग्नि प्रक्षेपास्त्र के बारे में। तो अग्नि प्रक्षेपास्त्र क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, हवा से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, या जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। मैंने बताया था जमीन से जमीन में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है कौन? आपका अग्नि। अच्छा, मैंने जितने भी आपको बताया उनको अलग से एक लिस्ट बना लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। जमीन से जमीन में, जमीन से हवा में, हवा से हवा में, वो वाला भी। ठीक। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? बहुत प्यारा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था और कब किया गया था? आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, बताइए। 27 नंबर ऑप्शन, जयपुर राजस्थान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या पोखरण जैसलमेर। बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है, बिल्कुल आपका उत्तर पोखरण जैसलमेर हो जाएगा। कब किया गया था ये भी आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 13 मार्च व 15 मार्च 1998, 11 जून व 13 जून 1998, 11 मार्च व 13 जून 1988, या 11 मई व 13 मई 1988। इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही है इसका उत्तर। यहाँ 88 नहीं 98 कर लेंगे प्यारे मित्रों, ये 98 है, 1998 लास्ट वाला, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। 11 मई व 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न लूंगा आपके साथ में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भारी पानी मतलब हार्ड वाटर को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? विलायक के रूप में, ईंधन के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, या विमंदक के रूप में? बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में किसके रूप में? विमंदक के रूप में। प्यारे मित्रों, क्या? विमंदक के रूप में भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र मैंने बताया था, अब भी बताइए कौन सा मिसाइल है? दागो और भूल जाओ, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, या नाग? बताइए ऑप्शन नाग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, नाग दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र है। भारत में परमाणु कार्यक्रमों के जनक मैंने बताया था, भी परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा गया? आर्यभट्ट को, बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बोस को, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को? बिल्कुल सही प्यारे मित्रों, आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब को परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। चलिए, परमाणु विभाग स्थापित किया गया था। ठीक। तारापुर कहाँ स्थित है? प्यारे मित्रों, तारापुर की बात कर रहे हैं। तारापुर परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर सेंटर है, जो कि कहाँ है आप बताएंगे? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या आंध्र प्रदेश में? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए 32 नंबर का। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है तारापुर। अभी हम सारे परमाणु रिएक्टर भी करा लेंगे आपके साथ में। ठीक है, चलिए इस पे अपन बेस्ट एक और वीडियो लेके जाएंगे, परमाणु रिएक्टर वाला साला पूरा उसमें जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके चलूंगा। 33 नंबर प्रश्न वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE व परमाणु ऊर्जा आयोग AEC कहाँ स्थित हैं? दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग दोनों कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं आपसे। राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या दिल्ली में? ऑप्शन बताइएगा। बिल्कुल सही है, इसका उत्तर बताएंगे आप लोग दिल्ली में। बिल्कुल सही उत्तर इसका दिल्ली। एक्चुअली इसका ऑप्शन हटाना मैं भूल गया। दिल्ली में स्थित है परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन का नाम बताइए? प्रथम कृत्रिम उपग्रह मतलब इंसान द्वारा बनाया गया, घुमा के पूछा है। बिल्कुल आर्यभट्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आप सबके साथ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। NCERT से एक पेडागोजी प्रश्न पूछ लिया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, कक्षा 5वीं पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभवों का वर्णन है। इसे शामिल करने के कारण क्या हो सकता है?
यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, बिल्कुल। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, बिल्कुल सही है। यह घटना स्त्री पुरुष जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, बिल्कुल सही है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, बिल्कुल सही। प्यारे मित्रों, आप लोगों को ये चैप्टर अवश्य पढ़ना चाहिए और इसका उत्तर तो आप 1 2 3 4 तीनों कर लेंगे, मतलब चारों कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पर प्यारे मित्रों बी नंबर ध्यान से देखिए जरा, सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, मतलब 4 नंबर ऑप्शन थोड़ा यहाँ घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से मदद करती है, बिल्कुल सही है। सी नंबर आएगा इसका उत्तर, ठीक है, सब आएगा इसमें उत्तर, ये पूरा सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लूंगा, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बिल्कुल सही है, शनि का है। लास्ट क्वेश्चन था आप सबके साथ में प्यारे मित्रों। तो ये थी आज के एमपीटेट पर्यावरण के सुपर अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न, और इसके अलावा और जो फैक्ट हैं वो सारा फैक्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। इसमें ही आपका 75% अंतरिक्ष के पार्ट हो चुके हैं, 25% नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। तो शेयर करना है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।